हेलो गाइस, आज मैं एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ पोजीशन ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो ये लैंग्वेज ऑफ द करिकुलम यूनिट 2 में एक ये चैप्टर है। तो मैं जितना आपको करवाऊंगा ये मोर देन इनफ होगा। मुझे ये पूरा विश्वास है। तो देखिए, आप राइटिंग की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ उसकी तरफ आप सुनिए। तो जितना मैं आपको करवाऊँगा आपको मोर देन इनफ होगा। ये बीएड के लिए नहीं, इस लैंग्वेज पार्ट का मेरे हिसाब से यूपीएससी के लिए भी ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं। कह रहा है लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, स्टेट और अ कंट्री। कह रहा है कि लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी की एजुकेशन पॉलिसी में जो लैंग्वेज होती है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? लिंग्विस्टिक सिचुएशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, कि उस रीजन के, उस देश के, उस कंट्री के जो लिंग्विस्टिक सिचुएशन है उससे, है ना। कि यानी कि द नंबर ऑफ, फिर कह रहा है द नंबर ऑफ डोमिनेट लैंग्वेजेस इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी डिटरमाइंस इट्स मोनोलिंगुअल, बाइलिंगुअल और मल्टीलैंग्वेज कैरेक्टर। कह रहा है जितनी जितनी ज़्यादा डोमिनेटेड लैंग्वेजेस हैं किसी कंट्री में, वो बताती हैं कि वो उस कंट्री में उसका जो करेक्टर है लैंग्वेज का वो कैसा है, मोनोलिंगुअल है कि बाइलिंगुअल है कि मल्टीलिंगुअल है। अगर एक डोमिनेटेड लैंग्वेज हुई तो मोनोलिंगुअल, दो हुई तो बाइलिंगुअल, और उससे उससे ज़्यादा हुई तो मल्टीलिंगुअल करेक्टर है। नेक्स्ट है, कह रहा है इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ लैंग्वेज, कि भारत जो है लैंग्वेज के मामले में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वी हैव 19,500 मदर टंग लैंग्वेज इन इंडिया। अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो हमारे पास 19,500 से ज़्यादा मदर टंग लैंग्वेजेस हैं। देर आर 121 लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन बाई 10,000 और मोर पीपल इन इंडिया। 121 तो ऐसी भाषाएं हैं जिनको 10,000 से ज़्यादा लोग बोलते हैं। विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़, की भारत की 121 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 10,000 लोग किसी लैंग्वेज को बोले तो वैसी कितनी लैंग्वेजेस हैं? 121 लैंग्वेजेस हैं। कह रहा है द 121 लैंग्वेजेस आर प्रेजेंट इनटू टू पार्ट्स। इन 121 भाषाओं को दो पार्ट में रखा गया है। पहला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में जो 8वां शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है? भाषाओं के बारे में बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। और उसमें कितनी लैंग्वेजेस है? कुल 22। तो ये कह रहा है 22 लैंग्वेजेस उस पार्ट का हिस्सा हैं, और बाकी जो 99 लैंग्वेजेस हैं वो अनदर पार्ट है। ठीक है, एक पॉइंट इसमें लिखा गया है, इट शुड बी नोटेड दैट इंग्लिश इज नॉट द पार्ट ऑफ एट शेड्यूल। मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ा है ये। ठीक है, कह रहा है ये आप ध्यान रखें कि इंग्लिश जो है वो 8 शेड्यूल का पार्ट नहीं है। ये आपको कंपटीशन में पूछा जाता है बहुत बार कि जो 22 भाषाएं हैं 8 शेड्यूल में, क्या उसमें इंग्लिश है? तो याद रखें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, कह रहा है द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लैंग्वेज यूज इन वेरियस स्पेस ऑफ पब्लिक लाइफ इज नॉट ओनली यूनिक बट आल्सो एक्सेप्शनल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कह रहा है आजकल जो प्रेजेंट पोजीशन है लैंग्वेज की, है ना, इन वेरियस स्पेस ऑफ पब्लिक लाइफ में जो लैंग्वेज का जो रोल है इंडिया में वो यूनिक नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शनल है, क्योंकि हिस्ट्री में भी ऐसा हो चुका है। देखिए कैसे, कह रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्राह्मणिक एजुकेशन, अगर हम ब्राह्मणों के एजुकेशन के सिस्टम की बात करें तो उस समय संस्कृत वाज चोजन टू बी लैंग्वेज टॉट एंड बिकम संस्कृत वाज चोजन टू बी लैंग्वेज टॉट एंड मीडियम ऑफ टीचिंग। उस समय संस्कृत को माना गया कि ये मीडियम टीचिंग की लैंग्वेज होगी। ठीक है, लेटर ऑन बुद्धिस्ट एंड जैन चूज पाली एंड प्राकृत रिस्पेक्टिवली। बाद में बुद्धिस्ट आए, जैन आए तो उन्होंने पाली और प्राकृत लैंग्वेज को चुना। ठीक है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, बाद में जब मुगल आए तो उन्होंने अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज को चुना। फिर जब ब्रिटिश रूल आया, द ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस द इंग्लिश एज अ लीडिंग लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एजुकेशन, कमर्स एंड इंडस्ट्री, जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने किसका इंट्रोड्यूस किया? उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। कह रहा है द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया नॉट ओनली चेंज द लिंग्विस्टिक सीन। कह रहा है जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी लैंग्वेज को लेके भारत में, है ना, कह रहा है उसने सिर्फ लिंग्विस्टिक सीन नहीं चेंज किया, उसने लिंग्विस्टिक जो कैरेक्टर था वो नहीं चेंज किया, बट उसने कह रहा है कि उसने लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी भी लेके आया वो, बट आल्सो गिव टू लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। वो क्या लेके आया साथ में? लैंग्वेज कंट्रोवर्सी लेके आया। ठीक है, कह रहा है लैंग्वेज है प्राइमरली टू रोल्स इन एजुकेशन। कह रहा है कि लैंग्वेज की हम बात करें तो एजुकेशन में इसके प्राइमरली दो ही रोल्स होते हैं। पहला क्या होता है? इट इज स्टडीड सब्जेक्ट, कि पढ़ाने के लिए आप पढ़ सकते हैं उस भाषा में, स्टडीड सब्जेक्ट होता है। सेकंड, इट इज यूज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चों को वो किस मीडियम पे दे रहे हैं, तो वो भी लैंग्वेज का ही रोल है। ठीक है, कह रहा है द डिसीजन ऑन लैंग्वेज चॉइस आर मोटिव बाय द गोल ऑफ एजुकेशन। कह रहा है किस लैंग्वेज पे आपको पढ़ाना है या किस लैंग्वेज में सब्जेक्ट मैटर रखना है वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा गोल ऑफ एजुकेशन क्या है। सेकेंडली, कि जो सोसाइटी है वो क्या चाहती है ना।
अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन में आप खुद से भी काफी कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फॉर लैंग्वेज, ठीक है। कह रहा है आर्टिकल 343 टू 351, यानी कि 343 से लेके 351 तक जो आर्टिकल्स हैं, किस पार्ट में, पार्ट 17 में। याद रखिए हमारे संविधान में कुल कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं। उसमें से जो पार्ट 17 है वो लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करता है। पार्ट 17 में कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 343 और 351, यानी कि 343 से लेके 351 तक, ठीक है। एंड द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इश्यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। और जो 8वां शेड्यूल है वो भाषा के बारे में बात करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करें तो आर्टिकल 343 से लेकर 351, पार्ट 17 और 8th शेड्यूल ये भाषा के बारे में बात करेगा, ठीक है। कह रहा है वी हैव 6 क्लासिकल लैंग्वेज, हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं, जिनमें तमिल है जो कि 2004 में बनी, संस्कृत 2005 में बनी, कन्नड़ 2008 में बनी, तेलुगु 2008 में बनी, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में, ठीक है। ये क्लासिकल लैंग्वेज आप नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। पर एक बार याद रखिए हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, मराठी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो ये यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव में पूछा जा सकता है कि आपके पास कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है, 6 है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस इन इंडिया। ये मैंने एक मैप बनाया है, आप ये भी बना सकते हैं कि जो भारत में जो लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, उन्हें 3 भागों में बांट किया गया है। इंडो आर्यन फैमिली, द्रविडन फैमिली और तिब्बतो बर्मन फैमिली। इंडो आर्यन फैमिली में जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी है। द्रविडन फैमिली में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम है। तिब्बतो बर्मन फैमिली में मणिपुरी, मैथई और हिमालयश है। तो ये भाषाएं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स। देखिए ये जो आर्टिकल्स है ना, मैंने कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझाऊं। आपने देखना नहीं है, आपने समझना है, क्योंकि ये आर्टिकल अगर आपको समझ आ गया आप कभी नहीं भूलेंगे और आप खुद से लिख सकेंगे। और ये बात याद रखिए, आप सिर्फ बीएड के प्रोस्पेक्टिव से ये आर्टिकल नहीं सुनेंगे, आप यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आर्टिकल 343। जो आर्टिकल 343 है वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन के बारे में, ठीक है। क्या कहता है, कहता है दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। द फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स टू बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन शैल बी द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स, ठीक है। ये मैंने पढ़ लिया। अब सुनिए सिंपल भाषा में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो यूनियन है यानी कि संघ है, संघ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी। किस स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में। ये कहना चाह रहा है। याद रखिए राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा नहीं। हमारी राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा है संघ की, और वो कौन सी है, हिंदी है। और किस स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है तो फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स है, यानी कि जो नंबर्स हैं, जो आप नंबर्स ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज करेंगे वो आप कौन से यूज करेंगे, देवनागरी स्क्रिप्ट के यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स के। जैसे हम जो 1 2 3 यूज करते हैं आजकल, 1 2 3 4 5 6 हम कौन से यूज करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के यूज करते हैं, 5 6 7। लेकिन आपने देखा होगा हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में उसमें अलग होता है, उसमें 4 को उल्टा आर करके लिखा जाता है, 5 को 4 की तरह लिखा जाता है। तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट के न्यूमेरल्स हैं, वहां के नंबर है, वो नहीं हमने यूज करने हैं। हमने कौन से यूज करने हैं, हमने इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स यूज करने हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 343 का फर्स्ट सब क्लोज कह रहा था। अब इसका जो सेकंड क्लोज है वो क्या कहता है, कहता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 1। देखिए ये जो टर्म है ना, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब क्या है, ये आप हर जगह आप देखेंगे, ठीक है। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन होती है ना, ये इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जिस भी क्लोज के साथ ये लाइन जुड़ी होगी ना, तो वो क्लोज अपने आप को बाकी क्लोज से डोमिनेट बताएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ डोमिनेट कैसे। पहले जो 2 है इसको समझते हैं। कह रहा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 1 द इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पस ऑफ यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years from the commencement of the constitution for which it was being used immediately before such commencement। अब मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ठीक है, हमने बोला है कि जो हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट है हमारी ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन क्योंकि हम देखे हैं कि हिंदी जो है ये तो हम उत्तर भारतीय अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय तो नहीं आती है, नॉर्थ ईस्ट को इतनी अच्छे से नहीं आती है, तो वो क्या करेंगे। तो इसलिए ये बोला गया है कि जो बाकी जो राज्य हैं जिनमें अभी हिंदी डेवलप नहीं हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जब संविधान लागू होगा या हुआ है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से उसके बाद से 15 साल तक वो इंग्लिश यूज कर सकते हैं एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि वो उनकी जो राज्य भाषा होगी वो कौन सी होगी,
इंग्लिश होगी वो इंग्लिश का यूज जो है ऑफिस के काम पे कर सकते हैं, लेकिन कितने सालों तक? सिर्फ 15 साल तक। यानी कि अगर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना तो 1950 को बना तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 1965 तक की बात कर रहे हैं, है ना। तब तक जो है आप क्या कर सकते हैं, ये आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। अब देखो मैंने बोला था नोट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होगा कि देखो अब आर्टिकल 2 में ये 2 में इसमें ये कह रहा है कि 15 साल तक इंग्लिश यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 में कह रहा है जी नहीं आपने तो हिंदी यूज करना है, तो आप फंस गए ना। तो इन दोनों में डोमिनेशन किसकी होगी? जिसके साथ लिखा होगा नोट विद स्टैंडिंग, तो इसके साथ लिखा है इसलिए इसकी डोमिनेंस मानी जाएगी, ये मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, फिर साथ में इसमें ये लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट by order authorize the use of Hindi language in addition to the English language and Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numeral for any of the official purpose of the union। लेकिन प्रोवाइडेड है कह रहा है, लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि जो है प्रेसिडेंट जो है यानी कि जो राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं, वो चाहे तो ऑथराइज कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज का भी इन एडिशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज, और देवनागरी जो न्यूमेरल्स है उसका भी उपयोग वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ की जगह पे कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट चाहे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 344। होप सो आप 343 समझ गए हैं। अब 344 की हम बात करते हैं। 344 जो है वो बात करता है कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। कमीशन यानी कि आयोग और कमेटी यानी कि समिति। तो यानी कि वो आयोग और समिति जो है पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट है वो कमेटी बनाएगा, कमीशन बनाएगा किस पे? लैंग्वेजेस पे। उसके बारे में आर्टिकल 344 बात करता है। तो इसे हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है दिस article says that the president shall at the expiration of the 5 years from the commencement of this constitution and thereafter at the expiration of 10 years from such commencement constitute a commission which shall consist of chairman other members representing the different languages specified in 8th schedule। देखिए मैं इंग्लिश थोड़ी फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो डाउनलोड नहीं होगी फिर, पर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ समझा रहा हूँ वो धीरे से समझा रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। आप इंग्लिश खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि जब आप संविधान लागू होगा तो उसके 5 साल के बाद आपको क्या करना है? ठीक है, आपको क्या करना है? हर 5 साल के बाद आपको एक कमीशन बनाना है। किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को हर 5 साल के बाद, पहले 5 साल के बाद कमीशन बनाना है, उसके बाद हर 10 साल के बाद कमीशन बनाना है। ठीक है, यानी कि आयोग बनाना है किसके लिए? लैंग्वेज के लिए एक कमीशन बनाएंगे। उस कमीशन में क्या होना चाहिए? एक चेयरमैन होंगे इस कमीशन में और साथ में कुछ मेंबर्स होंगे। और वो जो मेंबर्स होंगे वो कहां से, वो जो मेंबर होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग लैंग्वेज को। कौन सी भाषाओं को रिप्रेजेंट करेंगे? जो 8th शेड्यूल में है। तो समझ आ गया? तो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है? ये आर्टिकल बोल रहा है कि प्रेसिडेंट जो है जब संविधान लागू होगा उसके 5 साल के बाद एक आयोग बनाएंगे, एक कमीशन बनाएंगे, और उसके बाद हर 10 साल में एक कमीशन बनाएंगे। उस कमीशन में एक चेयरमैन होगा और कुछ मेंबर्स होंगे, और वो मेंबर कौन से होंगे? जो कि अलग अलग भाषाओं को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सी भाषाओं को? जो भाषाएं 8th शेड्यूल में हैं। ठीक है, सेकंड जो इसका सब क्लोज सेकंड क्या कहता है? कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। अच्छा, अभी जो कमीशन बना, आयोग बना, इसका क्या काम होगा? तो कहते हैं ये प्रेसिडेंट को ना रिकमेंडेशन देगा। क्या रिकमेंडेशन देगा? द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज की, हिंदी का जो लैंग्वेज उसको हम कैसे बढ़ाएं, संघ की जो राज्य भाषा है उसका यूज कैसे बढ़ाएं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज पे रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएं, है ना। द फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स आप कौन से यूज करें। तो ये सब की ये क्या है? ये रिकमेंडेशन देगा। ये भी रिकमेंडेशन देगा कि राज्यों में जो आपस में बात होगी तो उसमें कौन सी भाषा आप यूज करें, कौन सी नहीं करें। तो ये रिकमेंडेशन कौन देगा? ये आपका देगा कमीशन। ठीक है, जो कि हर 5 साल में या हर 10 साल में राष्ट्रपति को बनाना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल जो 3 है ये कहता है कि ये बड़ा सिंपल है। इन आर्टिकल 3 है, कह रहा है इन मेकिंग द रिकमेंडेशन अंडर क्लोज टू द कमीशन शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द इंडस्ट्रियल कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ इंडिया क्लेम्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पर्संस बिलोंग टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज। कह रहा है कि जब कमीशन था, आपने जब रिकमेंडेशन देगा ना प्रेसिडेंट को, तो इसको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि भारत में जो इंडस्ट्रियल है, जो कल्चर है, जो साइंटिफिक जो एडवांसमेंट है, उनका ध्यान रखना है कि उस समय कल्चरल इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट में कौन सी भाषा उपयोग हो रही है, उसके बेस पे रिकमेंडेशन देना है। साथ में जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के जो लोग हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के रिकमेंडेशन देना है। ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहा है 3। नेक्स्ट है 4।
यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, 344 में हमने फर्स्ट क्लोज पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, हम फोर्थ कहते हैं। फोर्थ कह रहा है कि जो जो प्रेसिडेंट है वो साथ में क्या है, कमेटी बना सकते हैं। अगर वो कमीशन नहीं बनाना चाहते हैं तो वो क्या बना सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं। उस कमेटी में टोटल मेंबर कितने होंगे, 30। उन 30 मेंबर्स में 20 जो मेंबर्स होंगे वो होंगे हाउस ऑफ पीपल के। हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा के। और 10 कहां से होंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मीन राज्यसभा के। तो समझ आ गया, यानी कि देयर शैल बी कंस्टिट्यूट अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 30 members, of whom 20 shall be member of House of People and 10 from Council of State। तो ये आर्टिकल कौन सा था, ये आर्टिकल था आर्टिकल 344। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 345 की। जो 345 है वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट कि जो राज्य है, क्योंकि पहले हमने बात की संघ की, अब हम राज्यों की बात करें कि राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी, उनकी जो भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज वो कौन सी होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 346 एंड 347 द लेजिस्लेटिव ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ अडॉप्ट वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज अ लैंग्वेज और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस ऑफ दैट स्टेट। क्या बोलना चाह रहा है, ये सिंपल भाषा में ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप 346 और 347 आर्टिकल को देखें, उसमें ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन में बेटा अगेन एक साइंटिफिक टर्म है पॉलिटिक में या लॉ में, इसका मतलब ये होता है जिस भी आर्टिकल के साथ ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन लगेगा ना, इसका मतलब वो वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है अगर उससे रिलेटेड कुछ और आर्टिकल्स भी हैं तो उसमें उस आर्टिकल की वैल्यू कम होगी। जैसे पीछे हमने बात की किसकी, नोटविथस्टैंडिंग जिसके साथ लगेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन जिसके साथ लगेगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखो कैसे, 345, 346, 347 है, इन तीन आर्टिकल में 345 के साथ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन लगा है। इसका मतलब ये हुआ अगर इन तीनों आर्टिकल्स में अगर कभी कॉन्ट्राडिक्ट लड़ाई हो जाती है कि इन तीनों में से हम किसकी बात माने, तो हम मानेंगे 345 की तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 345 क्या कहता है, 345 ये कहता है कि जो राज्य हैं वो बाय कानून बना के या अपने जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से, जो अपनी जो उनकी विधानसभा है वहां से कानून पास करा के किसी भी भाषा को वो क्या बना सकते हैं, अपनी राज्य भाषा बना सकते हैं। जैसे हिंदी, हमारे हिमाचल में हमने हिंदी को बनाया है, हाँ, पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, फिर सेकंड इंग्लिश है, उसके बाद हमने संस्कृत को बनाया है। तो वैसे ही वो किसके आर्टिकल के बनाया है, 345 के तहत। तो 345 ये कहता है कि आप किसी भी भाषा को अपनी राज्य भाषा बना सकते हैं जो उस राज्य में बोली जाती है। आप चाहे तो हिंदी को भी बना सकते हैं, ये आर्टिकल 345 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 346। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन। ये किसके बारे में बात करता है, देखिए अब ये 346 बात करता है, मान लीजिए कि अब मैं हूँ हिमाचल से, तो मेरी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी मैंने 345 के तहत बना ली कि जी मेरी जो कामकाज की भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो राज्य भाषा, वो मेरी हिंदी है। और मान लिए हम तमिल चलते हैं, तमिलनाडु चलते हैं, तो तमिलनाडु की जो भाषा है वो तमिल है। और मान लीजिए कि मुझे कुछ अपने जो राज्य के जो लेटर हैं, कुछ कानून हैं, वो मुझे वहाँ भेजने हैं तमिलनाडु में, कुछ हमें किसी में विवाद और मुझे वहाँ भेजने हैं, तो मैं किस भाषा में भेजूंगा, क्या मैं मराठी है, क्या मैं संस्कृत में भेजूंगा, या मैं तमिल में भेजूंगा, या मैं हिंदी में भेजूंगा, या इंग्लिश में भेजूंगा। तो इस विवाद को खत्म करने के लिए आर्टिकल 346 बना। समझ आया, तो ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट लैंग्वेज यूज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट और अनदर और बिटवीन स्टेट एंड यूनियन इज इंग्लिश। ठीक है, कहता है कि अगर दो स्टेट के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है या आपको यूनियन यानी कि संघ और राज्यों के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो आपको इंग्लिश भाषा में करना है। किस भाषा में करना है, इंग्लिश भाषा में। प्रोवाइडेड दैट, और साथ में इसमें भी ये लिखा गया, प्रोवाइडेड दैट इफ टू और मोर स्टेट्स एग्री दैट हिंदी लैंग्वेज शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सच स्टेट्स, दैट लैंग्वेज में बी यूज फॉर सच कम्युनिकेशन। कह रहे कि अगर दो या दो से राज्य इस बात में सहमत हो जाते हैं कि नहीं हम हिंदी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो हिंदी में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यानी कि या तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं या हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक थर्ड लैंग्वेज के बारे में कम्युनिकेट नहीं करेंगे जिसके बारे में आप में वो नहीं बना है। ठीक है, ये आर्टिकल 346 कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 347। जो 347 है वो देता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। ठीक है, अब देखिए ये एक स्पेशल प्रोविजन देता है कि किसी लैंग्वेज स्पोकन के बारे में, किसी पॉपुलेशन के किसी राज्य में पॉपुलेशन से संबंधित। अब ये मैं इसे समझाता हूँ सिंपल भाषा में क्या कहता है।
कह रहा है दिस आर्टिकल सेज दैट ऑन अ डिमांड बीइंग मेड इन दैट बिहाफ द प्रेसिडेंट में इफ इज सेटिस्फाइड दैट अ सब्सटेंशियल proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be official recognized throughout that state. मुझे पता है काफी मैंने इंग्लिश बोल दी, समझ नहीं आएगा, लेकिन आप समझिए आसान भाषा में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के सामने कोई जो राज्य है उसके कुछ लोग ये डिमांड करते हैं कि हमारी जो राज्य में जो हमारी जनसंख्या है वो एक बहुत ज्यादा है, क्या है, एक सब प्रोपोर्शनल जनसंख्या हमारे राज्य में, लेकिन हमारी जो भाषा है उसको बिल्कुल भी मान्यता नहीं गई है, मान्यता नहीं दी गई है स्टेट में, ठीक है। तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि हाँ ये सच है, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये इस राज्य में रहता है, इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है, लेकिन इनकी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है स्टेट में किसी भी तरह से, तो राष्ट्रपति जो है वो स्टेट को क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि आप क्या करें, इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो भाषा इसे मान्यता दे। ये आर्टिकल 347 कहता है। बस ये इतना याद रखें, ठीक है। देखिए ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है ना, ये कहीं ना कहीं मैंने बुक से ही लिखी गई है और हर जगह यही लैंग्वेज आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 348। देखिए बेटा 348 में सब क्लोज 1 है, ठीक है, फिर इसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, बड़े ज्यादा, लेकिन हम सिर्फ 2 ही सब क्लोज करेंगे। क्यों? क्योंकि बीएड के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। आर्टिकल 348 जो है वो क्या कहता है, देखिए कह रहा है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड द फोर एक्ट बिल। जो आर्टिकल 348 है ये बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट में किस तरह की भाषा का उपयोग करना है, और जो एक्ट और बिल आप लेके आएंगे उसमें कौन सी भाषा का उपयोग करना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट अंटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज, मतलब ये आर्टिकल ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है कोई कानून ना बनाए, जब तक संसद कोई कानून ना बनाए तब तक ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ऑल बिल्स एंड द एक्ट इंट्रोड्यूस एंड पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट इन द पार्लियामेंट और स्टेट शैल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि जब तक संसद कोई कानून बना के नई लैंग्वेज ना लेके आए तब तक सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग होंगी वो सभी किस भाषा में होंगी, इंग्लिश भाषा में होंगी, ठीक है। जितने भी बिल या एक्ट आप इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट में या स्टेट की पार्लियामेंट में, वो किस भाषा में होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए। ये कौन कहता है, ये कहता है 348 का 1 क्लॉज। तो आप समझ गए, ठीक है। अब 2 क्या कहता है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लोज इफ ए ऑफ क्लोज 1। देखिए इसके साथ फिर से नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग लिखा है ऑफ क्लोज 1, यानी कि जो हमने क्लोज 1 की बात की अभी, उसके साथ और इसके साथ अगर इन दोनों में मतभेद हो जाए किसी बात को लेके, तो किस बात की वैलिडिटी ज्यादा मानी जाएगी, सेकंड वाले की। क्यों? क्योंकि इसके साथ लिखा गया है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये जो 2 है ये क्या कहता है, कह रहा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सब क्लोज ए ऑफ क्लोज 1 द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में with the previous consent of the president authorize the use of a Hindi language or any other language of the state in proceeding in the high court, provided that nothing in the clause shall apply to the judgment, decree or order passed by the high court, ठीक है। अब इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 में ये कह रहा है कि अगर राज्य का गवर्नर यानी कि स्टेट का जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल अगर चाहे तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति से परमिशन लेके, उन्हें पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से परमिशन लेके वो हाई कोर्ट में जो संबंधित हाई कोर्ट है उसमें प्रोसीडिंग जो है वो लोकल भाषा या हिंदी भाषा में भी करवा सकते हैं। देखिए 348 में क्या बोला गया था, ये बोला गया था कि जब तक कानून नहीं बनेगा सभी की सभी प्रोसीडिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में किस भाषा में होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। लेकिन 348 का 2 सब क्लोज क्या कहता है, ये कहता है कि अगर गवर्नर चाहे यानी कि राज्यपाल चाहे तो वो राष्ट्रपति से परमिशन लेके, यानी कि उसे राष्ट्रपति से प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेके वो क्या कर सकता है, हिंदी या किसी और राज्य भाषा जो उस पर्टिकुलर स्टेट की जो भाषा है उसमें वो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग करवा सकता है। लेकिन इसमें भी एक प्रोवाइडेड दैट लगा हुआ, प्रोवाइडेड दैट मतलब कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ठीक है आप प्रोसीडिंग करवाइए, आप गवाह जो है अपने लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो जजमेंट जो कोर्ट देंगे, जो कोर्ट जजमेंट देंगे, जो डिक्री देंगे, जो ऑर्डर देंगे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे, वो लोकल लैंग्वेजेस में नहीं होंगे,
वो स्टेट की लैंग्वेज में नहीं होंगे। ये आपने याद रखना है। क्यों ऐसा इसलिए किया है, क्योंकि देखिए एक हाई कोर्ट जो कानून पास करता है ना, वो अन्य सभी हाई कोर्ट में वैलिड होता है। तो मान लीजिए आप हाई कोर्ट ने तमिल में वैलिडेशन दे दिया, अब मराठी वाले को समझ ही नहीं आ रहा, तो वो कैसे उसको मानेंगे। तो इसलिए जो ऑर्डर देंगे वो इंग्लिश में ही होगा, चाहे प्रोसीडिंग आप अपनी लोकल लैंग्वेज या हिंदी में करें। ठीक है, थोड़ा मेरे को जल्दी करना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 349। 349 जो है ये बात करता है स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनैक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं, जो स्पेशल प्रोसीजर हैं उसके बारे में बात करता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान लीजिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि जब संविधान बना 1950 में, उसके 15 साल तक हमने बोला था इंग्लिश लैंग्वेज रखनी है। कह रहा है कि मान लीजिए उसके 15 साल के पहले उससे 15 साल के पहले अगर आपको आर्टिकल 348 के 1 क्लोज में भाषा को चेंज करना है, अगर भाषा को चेंज करना है तो आपको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, देखिए 348(1) में हमने बोला कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग किस में हो रही है, इंग्लिश में होनी है। अब 349 में हम ये कह रहे हैं कि आपको 15 साल से पहले अगर ये चेंज करना है कि नहीं जी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है इंग्लिश में नहीं हिंदी में करनी है, तो उसके लिए आपको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझा गया। और इसमें भी एक और कंडीशन, प्रेसिडेंट के लिए भी कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट, प्रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है कि विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन एंड कमेटी, कमीशन एंड कमेटी हमने पीछे आर्टिकल में पढ़ा ना कि प्रेसिडेंट कमीशन और कमेटी बनाएगा लैंग्वेज पे। तो कह रहा है अगर कमीशन और कमेटी ने रिकमेंडेशन नहीं दी है, कमीशन और कमेटी ने रिकमेंडेशन नहीं दिया है, तो प्रेसिडेंट जो है अपनी कंसेंट ऐसे नहीं देगा, यानी कि प्रेसिडेंट भाषा चेंज करने के लिए हामी नहीं देगा। समझ आ गया 349। तो 349 ये सिंपल ये कह रहा है कि अगर आपको 348(1) में संविधान लागू होने के 15 साल से पहले ही बदलाव लाना है, चेंज करना है, तो आपको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और प्रेसिडेंट भी परमिशन तभी दे सकते हैं जब कमेटी या कमीशन, जो कि हमने पीछे पढ़ा 344 आर्टिकल के तहत, कमीशन या कमेटी ने प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दी हो। ठीक है, तो ये 349 कहता है। नेक्स्ट है 353 आर्टिकल 353 बेटा बात करता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस मतलब शिकायत। कह रहा है एवरी पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंस टू एनी ऑफिशियल और अथॉरिटी इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। मतलब सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है उसे शिकायत करनी है, ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे बताना है, वो एड्रेस करना है किसी अथॉरिटी को या लोकल अथॉरिटी को या किसी ऑफिसर को, तो जरूरी नहीं है कि उसे वो शिकायत या वो जो प्रॉब्लम है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर ही करनी पड़े। वो अपनी लोकल लैंग्वेज, चाहे उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा ना मिला हो, वो उसमें भी कर सकता है। तो ये था आर्टिकल 350। होप सो यू अंडरस्टैंड आर्टिकल 350। नेक्स्ट है आर्टिकल 350A। 350A जो है वो बात करता है फैसिलिटेट्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, यानी कि बड़ा आसान, मतलब कि जो प्राइमरी स्टेज है उसमें जो लोकल भाषा है, जो मदर टंग जो है आपकी, उसको फैसिलिटेट करो, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है, कह रहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी स्टेट and local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to the linguistic minority। कह रहा है भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो मदर टंग में ही सीखें। किसमें? मदर टंग में ही सीखें। कब? प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में। जो प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन है उसमें वो मदर टंग में ही सीखें। इसके लिए जो स्टेट है और जो लोकल अथॉरिटी है उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एडिक्वेट फैसिलिटीज देनी चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। ठीक है, तो स्टेट और लोकल अथॉरिटी की क्या ड्यूटी है? उनकी ड्यूटी है कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप के जो भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो किस में हो? उनकी मदर टंग में हो। ये आर्टिकल 350A कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है 350B। 350B क्या कहता है? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, ये कहता है कि देयर शैल बी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे? एक स्पेशल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट ये कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, और कह रहा है ये ऑफिसर की ड्यूटी होगी, वो सभी के सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो लिंग्विस्टिक है, ठीक है, कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। ठीक है, उनके जो सेफगार्ड्स हैं जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, क्या वो उनसे छीने तो नहीं जा रहे। ठीक है, उन सब में ये क्या करेगा ऑफिसर, ये इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, ये प्रेसिडेंट को देंगे अपनी रिपोर्ट। ठीक है, फिर कह रहा है प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जो रिपोर्ट उनके पास आई, प्रेसिडेंट के पास जो रिपोर्ट आई उससे तहत वो या तो पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को बता सकते हैं या पर्टिकुलर जो स्टेट है उनको भेज सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आर्टिकल 350 भी सिंपल है कि आप एक स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, जिसका काम ये होगा कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं क्या उनकी भाषा में जो है जो उनको सेफगार्ड दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उनका उल्लंघन तो नहीं आ रहा। ठीक है, और फिर वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजेगा। आर्टिकल 351 लास्ट आर्टिकल इज इवन डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो कह रहा है कि मतलब ये बेसिकली ये कह रहा है कि हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए जो डायरेक्टिव है, जो रूल रेगुलेशन है वो बनाई जाए। तो वो कह रहा है शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, ये यूनियन यानी कि राज्य जो संघ है, जो केंद्र संघ यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो अभी जो मोदी जी हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, और जो जयराम जी है उनके अंदर है राज्य यानी कि स्टेट। ठीक है, तो कह रहा है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, कि ये यूनियन यानी कि संघ की ये ड्यूटी है टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि वो हिंदी लैंग्वेज को क्या करे, प्रमोट करे, उसे डेवलप करें। ठीक है, ताकि ये क्या है धीरे धीरे ये मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन जाए। तो ये हमने सभी आर्टिकल्स पढ़े। देखिए इसमें मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोला क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको यकीन देता हूँ अगर आप ध्यान से सुनेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर नहीं आ रहा है कुछ तो आप कमेंट मार सकते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मैंने गलत बोली तो अभी आप कमेंट मार सकते हैं। ठीक है, और तीसरा ये जो बेसिकली मैंने बनाया मेरी क्लास के ग्रुप के ये बच्चों के लिए जो थोड़े मतलब जिनको समझने में आसानी हो जाए, जैसे साइंस स्टूडेंट है वो ये नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, और उनको अगर प्रॉब्लम हो या PDF चाहिए तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।